हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया। आज की सीयूटी स्प्रिंट सीरीज की वीडियो में हमारे पास जो चैप्टर कवर अप होगा वो रहेगा अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, एंड द चैप्टर इज इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज। अब ये चैप्टर आपके पास आधा पोर्शन सीबीएसई में था, आधा पोर्शन आपके पास इसमें सीबीएसई से डिलीटेड था। तो अगर मैं बात करूं कि जो टाइम सीरीज वाला टॉपिक है वो हमारे पास सीबीएसई एग्जाम में था, तो सब बच्चों ने उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। बट जो इंडेक्स नंबर का टॉपिक था वो आप लोगों के लिए इस बार न्यू है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमें पता है काफी सब्जेक्टिव होता था, जिसमें प्रॉपर टेबल्स बनते थे। तो वो अब एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर की यानी कि हमारे को यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखने हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक से जो थ्योरी है प्लस जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्वॉल्व करके पूछा जा सकता है। तो पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक एक करके टॉपिक के हमने क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों रखी है। पहले इंडेक्स नंबर की थ्योरी और उसके क्वेश्चंस, फिर टाइम सीरीज की थ्योरी एंड उसके क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो पहले हमारे को ये समझना है कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कहां पर वो यूज किए जाते हैं। देन क्या मेथड होता है कि आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करें। तो अलग अलग मेथड्स हैं और ये मेथड्स ही हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं। देन टाइम सीरीज क्या होती है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, एंड क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे पास टाइम सीरीज के। अब ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सीबीएसई के लिए एक सिंगल सा पार्ट था ये, जो आपके पास 5 मार्क्स का आता था। तो बहुत ही छोटा सा पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर अप करके जाते रहे सीबीएसई के लिए। और वहां पर तो आपने सब्जेक्टिव वे में इस चैप्टर को भी डिटेल में पढ़ा है, बट यहां पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट के क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज आपको बोलूं तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड एवरेज होते हैं। एवरेज तो हमारे को पता है कि जो हमारे को एक सेंट्रल डाटा बताती है, बट इंडेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे पास, एक स्पेशलाइज्ड एवरेज होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं टू मेजर द चेंज इन द विच आर डिजाइन टू मेजर चेंज इन द लेवल ऑफ एन एक्टिविटी और आइटम। ठीक है, इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास बेस ईयर, यहां पे पहले समझना पड़ेगा, एक चीज होती है हमारे पास बेस ईयर और एक होती है करंट ईयर। तो बेस ईयर हमारे पास वो ईयर होता है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको बेस बना के हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं डाटा का, ठीक है, विद द करंट ईयर। तो सपोज करो अगर मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है कि मैंने बोला कि 2000 में हमारे पास किसी भी चीज की, जैसे आप बोल सकते हैं, सपोज करो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, तो हमारे पास अगर 2000 में जो पॉपुलेशन है, सपोज करो वो 100 है, क्योंकि बेस ईयर का जो डाटा होता है, बेस ईयर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम लोग 100 मानते हैं। और 2020 में हमारे पास वो 106 हो गया है, कि उसका इंडेक्स नंबर आया है हमारे पास 106 विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर 2000। सो इट सिंपली मींस कि हमारे पास 20 साल के अंदर 6% का इंक्रीज हो गया है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन। तो अगर हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन फॉर ईयर 2020 गिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू 106, तो दैट मीन जो बेस ईयर था हमारा, जिसको हमने 2000 लिया था अपने एग्जांपल में, उसके रेफरेंस में जो आपकी पॉपुलेशन है वो 6% क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है 20 सालों में। तो यानी कि हमारे पास इंडेक्स नंबर बेसिकली यूज किसके लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, और भी इसके यूजेस होते हैं, पर जो बेसिक यूज है इसका वो कंपैरिजन है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फैक्टर। अब वो फैक्टर जो है वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है हमारे पास, वो हमारे पास जोग्राफिकल लोकेशन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, या फिर किसी अदर कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में हो सकता है। तो इंडेक्स नंबर का जो मतलब होता है, पहले बेटा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे को कि इंडेक्स नंबर हमारे को क्या बताता है, एक तरह से चेंज बताता है। ठीक है, हमारे को क्या बताता है इंडेक्स नंबर, एक चेंज बताता है जो हमारे पास एक स्पेशलाइज एवरेज की फॉर्म में फाइंड आउट किया जाता है। देन अगर हम बात करें कि इंडेक्स नंबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले कि दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो और परसेंटेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ रेशियो और परसेंटेज। तो जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था तो उसमें हमारे पास आएगा 106%। तो विच मींस कि हमारे पास जो बेस ईयर है, जिसको हम लोग 100% मान के चलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में 6% का चेंज आया है। ठीक है, और यही 6% का चेंज हमारा इसका क्या बन जाएगा, कंपैरिजन बन जाएगा विद द बेस ईयर।
और इनको स्पेशलाइज एवरेज बोला जाता है। बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। देन दे मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ अ फिनोमिना। जो मेन बात है इसका, ये क्या मेजर करते हैं? चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिना। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया ये, तो सपोज करो अगर मैं किसी कमोडिटी की बात करूं, जैसे सपोज करो कि मैं किसी भी एक आइटम ए की बात कर रहा हूं कि भाई ईयर 2020 में अगर आइटम ए का इंडेक्स नंबर हम लोग बेस ईयर मान के 100 ले रहे हैं और 2021 में उसका इंडेक्स नंबर 107 आ रहा है, सो दैट मीन्स एक साल में उस आइटम के जो प्राइसेस हैं वो 7% इंक्रीज कर गए हैं। ठीक है, यही अगर हमारे पास सपोज करो 94 आ जाता तो हम बोलते कि वो 6% डिक्रीज कर गए हैं। 6% क्या कर गए हैं? डिक्रीज। ये 7% इंक्रीज करे हैं, वो आता तो हमारे पास 6% डिक्रीज कर जाते। तो दैट मीन्स हमारे पास कि जो आपके पास चेंज है किसी फिनोमिना का, फिनोमिना मतलब यहाँ पर कोई भी आपके पास प्राइस की टर्म्स में हो सकता है, पॉपुलेशन की टर्म्स में हो सकता है, क्वांटिटी की टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे को क्या मेजर करके देता है? चेंज मेजर करके देता है। दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमेशा हम लोग एक बेस ईयर के रेफरेंस में ही चेंज निकालते हैं। फिर दे मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, दैट इज दे मेजर रिलेटिव चेंज। ये क्या करते हैं? रिलेटिव चेंज करते हैं। रिलेटिव चेंज का मतलब होता है जब आप एक किसी दूसरे के कंपैरिजन में आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा रिलेटिव चेंज। तो जैसे अगर मैं 2020 से बेस ईयर लेके जा रहा हूं तो मैंने 2020 को बेस ईयर मान के एक रिलेटिव चेंज निकाला है। यही अगर मैं कंपेयर करना चाहूं कि 2000 से, तो सेम चीज मैं 2000 के लिए भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो दैट मीन्स ये चीज मैं किसी भी ईयर के लिए फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यानी कि ये चेंज हमारे पास क्या रहेगा? हमेशा रिलेटिव रहेगा, बिकॉज हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देन आता बेटा कि ये इंडेक्स नंबर यूज कहां किया जाता है, तो ये बताता है हमारे पास दे आर यूज टू फील द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा जीडीपी टारगेट वगैरह है वो सपोज करो 6% का है, 7% का है, तो वो जो नंबर अचीव किया जाता है उसको अचीव करने में आपका इंडेक्स नंबर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और उसी के बेसिस पर आप बताते हो कि इकोनॉमी की पल्स कैसी है, कि इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, या फिर उसकी पावर जो है इकोनॉमी की वो कम हो रही है। तो हमारे पास फिर इसको बोल सकते हैं कि इंडेक्स नंबर वर्क एज बैरोमीटर ऑफ द। ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज कंसिडर्ड एज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। तो ये हमारे पास क्या है? इंडेक्स नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है, बैरोमीटर जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है प्रेशर को। ठीक है, तो जैसे एयर प्रेशर को मेजर करता है कौन? बैरोमीटर। विंड प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर। ऐसे ही इकोनॉमिक के प्रेशर को जो मेजर करता है वो हमारे पास कौन होता है? इंडेक्स नंबर। तो इसलिए इसको बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला जाता है। दे हेल्प इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी एंड टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू वेजेस, प्राइसेस, कंजम्पशन। ठीक है, जैसे हमने बेटा प्राइसेस की बात करी। ठीक है, कि अगर कोई एक आइटम ए अगर पिछले साल 100 रुपए में मिल रही थी और अगर इस साल 106 रुपए में मिल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें 6% का इंक्रीज हो चुका है। तो इसी के बेसिस पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगी कि जो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे चेंज किया जाए, ताकि जो इन्फ्लेशन है, ताकि जो ये महंगाई है वो कम हो सके। फिर दे रिवील ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी। उनसे ट्रेंड पता लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास आइटम, या फिर जो विद रिस्पेक्ट टू आप बोल सकते हो सर्टेन पैरामीटर, जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हर बार प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो नॉर्मल इन्फ्लेशन है। बट ऐसा कुछ हो रहा है कि कभी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, कभी प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई का कुछ इश्यू हो। तो वो आपको क्या करता है? ट्रेंड फाइनल करने में आपकी हेल्प करता है। तो दे आर यूज टू मेजर द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी को ये मेजर करने में क्या बोलते हैं कि हेल्प करता है। अब जो चीज पहले पर्सन जो था वो 100 रुपीज में खरीद सकता था, आज वो 106 रुपए की अगर हो गई है और फिर भी उसकी जो आपके पास बोलते हैं कंजम्पशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स लोगों की भी परचेसिंग पावर क्या है? बढ़ी है। और जो चीज पहले मनी 100 रुपए में खरीद सकती थी आज उसको 106 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इससे ये पता लगता है कि जो मनी की पावर है वो कम हो रही है। ठीक है ना? अब जैसे हमारे को पता है कि जो आपका जो डॉलर का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, रुपी का वैल्यू फॉल डाउन कर रही है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास भी कंपैरिजन होता है वो भी आप इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करके एक पैटर्न पता कर सकते हो कि भी किस डायरेक्शन में जो है ये जो आपका चेंज आ रहा है वो जा रहा है। तो दे हेल्प इन फोरकास्टिंग, जो सबसे मेन गोल है कि दे हेल्प इन फोरकास्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अब बेटा हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, कि अब इंडेक्स नंबर्स होते क्या क्या है और उनको आप फाइंड आउट कैसे करते हो, या फिर क्या उनके नाम होते हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं जिनके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट निकालकर अपना एनालिसिस करते हैं। तो मेनली आपके पास दो टाइप में डिवाइडेड होगी, एक होता है अनवेटेड जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, और दूसरा होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो जो हमारा पहला इंडेक्स नंबर होता है जिसको हम लोग अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स के अंदर पढ़ते हैं, वो भी बेटा दो टाइप का होता है हमारे पास। इसमें जो पहला होता रहता है वो होता है हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव। तो पहला मेथड रहता है वो क्या रहता है हमारे पास, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, पहले इसको समझते हैं फिर इसके सेकंड मेथड पर आएंगे। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास क्या होता है कि जो इंडेक्स नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं P01 से। ठीक है, P01 हमारा क्या डिनोट करता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मैं आपको उसके वो बताता हूँ कि क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं इसके अंदर। तो P01 इज समेशन ऑफ P1 बाय समेशन P0 इनटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। P01 इज समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन P0 इनटू में 100। अब यहां पर जो हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं उनकी बात करते हैं। जो P01 है इट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ठीक है, आप याद रखिए बेटा हमेशा जो करंट ईयर है उसको हम लोग 1 से डिनोट करेंगे और 0 को हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं। तो P01 का मतलब होता है इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अगर हम P10 कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। ठीक है, और जो यहां पर समेशन P1 है इसका मतलब क्या है, सम ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल आइटम्स इन करंट ईयर, बिकॉज 1 का मतलब करंट ईयर। और ऐसे ही समेशन P0 का मतलब सम ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल आइटम्स इन बेस ईयर। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका मतलब समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास की कुछ आइटम्स हैं यहां पर। ठीक है, आइटम ए है जैसे, फिर आइटम बी है, फिर आइटम सी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। अब उसका हमारे पास सपोज करो 2000 में जो प्राइस था वो ये है और 2001 में ये है। आइटम ए सपोज करो हमारे पास 2000 में उसका प्राइस अगर 90 रुपीज है तो 2001 में 100 हो गया। आइटम बी का जो प्राइस 85 था वो सपोज करो 90 हो गया, और आइटम सी का प्राइस जो आपके पास 95 था वो 2001 में 80 हो गया। ठीक है, तो ये जो बेस ईयर है उसके जो प्राइसेस हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, P0 से। और जो हमारे पास करंट ईयर है उसके जो प्राइसेस है उसको हम डिनोट करते हैं P1 से। तो हमारे पास समेशन P0 का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ ऑल प्राइसेस। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्राइसेस। तो आप इसमें सम कर दीजिए सबका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 और 5 10, 9 और 1 10, 8 18 9 27, तो 270 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 0 9 और 8 17। ये भी मान लो बाई चांस 270 आ गया तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमने ऐसे रैंडमली फिगर ले ली कि हमारे पास ये सेम ही आ रहा है। सपोज करो ये 95 था तो ये हमारे पास 90 आ गया। ठीक है ना, तो ये आ गया अब हमारे पास 280। तो ये आ गया हमारे पास समेशन P1। तो अगर मुझे इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो इंडेक्स नंबर P01 का मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू बेस से 2000 आपके पास जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है इन 2001 वो हम मेजर कर रहे हैं। तो यह देखा हमारे पास समेशन P1 का मतलब हो गया हमारे पास 280, समेशन P0 का मतलब हो गया 270 और इनटू 100। तो उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करा, सॉरी इसको डिवाइड करा हमने, तो ये P01 कितना आ गया, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसको करके ही देख लेते हैं एग्जैक्टली। जब मैं 27 को डिवाइड करूंगा 28 से तो ये 27 आएगा, 1 आएगा, डेसिमल आएगा, फिर एक और 0 लगेगा यहाँ पर, तो ये 27 आप बोल सकते हैं 3 आएगा, तो 1.03 हमारे पास आएगा इंटू 100, तो यानी ये बन जाएगा 103। ठीक है, 103% समझ लो या फिर 103 समझ लो। तो इसका मतलब क्या है कि 103 हमारे पास ये जो आया है, अभी इसको परसेंटेज रहने दो। ये जो हमारे पास नंबर आया 103 इंडेक्स नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो प्राइजेस में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ओवरऑल आइटम वाइज नहीं,
ओवरऑल जो हमारे पास सम ऑफ प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है वो हमारा 3% का है। ठीक है, वो हमारे पास कितना है, 3% का है। तो ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जहां पर बेस ईयर के सारे प्राइसेस को और करंट ईयर के प्राइसेस को आपस में कंपेयर किया जाता है। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद बेटा जो दूसरा मेथड आता है हमारे पास अनवेटेड के अंदर ही। अनवेटेड का मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है उसके अंदर कोई भी हम लोग वेट ऐड नहीं कर रहे हैं। अब ये वेट्स क्या होते हैं, तो जब हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर करेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो उसका नाम होता है हमारे पास सिंपल मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव, या फिर सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड या फिर सिंपल एवरेज मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव, बिकॉज हमें पता है कि ये स्पेशलाइज एवरेज है इंडेक्स नंबर, तो इसलिए आप एवरेज भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है जिसको हम लोग P01 से नोट करते हैं, इट इज समेशन ऑफ P1 बाय P0 इंटू 100 ओवर n। अब सारे सिंबल्स का मतलब क्लियर है एक्सेप्ट n के। n हमारे पास होता है नंबर ऑफ आइटम्स, कि जितनी आइटम्स हमारे पास टोटल है वो। तो जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था अभी कि हमारे पास आइटम ए थी, फिर आइटम बी थी, फिर आइटम सी। ठीक है, यहां पर बेस ईयर था 2000 जिसको हमने P0 माना था, फिर करंट ईयर 2001 जिसको हमने P1 माना था। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 90, 85 और 95, 90, 85 और ये 95। ठीक है, या फिर हम लोग जानबूझ के कुछ ऐसा रखते हैं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसको हम लोग रखते हैं 90, 80, इसको रखते हैं 70, ये हो गया 100, ये हो गया 90 और ये हो गया 80, सपोज करो। ठीक है, पहले हमने क्या किया था सिंपल मेथड के अंदर, जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था उसमें हमने सारे बेस ईयर के प्राइसेस का सम लिया, फिर सारे कहते करंट ईयर के प्राइसेस का सम लिया, करंट ईयर के प्राइसेस के सम को हमने डिवाइड कर दिया बेस ईयर के प्राइसेस के सम से, और हमारे पास वहां पर क्या आ गया, इंडेक्स नंबर क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले P1 बाय P0 इंटू 100, P1 बाय P0 इंटू 100 हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 100 बाय 90 इंटू 100। ठीक है, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 90 बाय 80 इंटू 100, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 80 बाय 70 इंटू 100, और फिर इनको कैलकुलेट करके इन सबका सम करेंगे। ठीक है, और ये जो सम आएगा उसको बोला जाएगा समेशन ऑफ P1 बाय P0 इंटू 100। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सम आएगा उसको बस आपने डिवाइड कर देना है किससे, 3 से, बिकॉज हमारे पास टोटल 3 आइटम्स के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर क्रिएट करा गया है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारे पास कैलकुलेट होता है क्या, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो याद रखने कि अनवेटेड के अंदर दो ही है, पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जिसका फॉर्मूला है P01 इक्वल टू समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू 100, और दूसरा है P01 विच इज समेशन ऑफ P1 बाय P0 इंटू 100 ओवर n, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं वेटेड वाले पर। अब आते हैं बेटा हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर पर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर कब आते हैं हमारे पास, जब वेट्स असाइन हो जाते हैं हमारे पास हर एक आइटम को, वेट्स आर असाइन टू आइटम्स। अब ये वेट्स क्या होते हैं, तो ये अभी हमारे को क्वेश्चन से पता लगा, कई बार जो वेट होते हैं वो क्वांटिटीज बनते हैं, कई बार बेस ईयर की क्वांटिटी बनते हैं, कई बार करंट ईयर की क्वांटिटी बनते हैं, कई बार अलग से वेट एसोसिएट होते हैं हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग टाइप है, जिसमें सबसे पहला आता है, जैसे सिंपल एग्रीगेटिव था वैसे ही हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है जैसे हमारे पास पहले वाला था। इसमें जो इंडेक्स नंबर होगा नोटेशंस वैसे ही यूज करी जाएंगी। P01 इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू W अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू W इंटू 100। ठीक है, समेशन ऑफ P1 और समेशन P0 का मतलब हमारे को पता ही है, बस यहां पर W क्या है, वेट्स ऑफ आइटम। ठीक है, वेट ऑफ आइटम। ठीक है, जो भी वेट उनको असाइन करा गया है उसको हम लोग बोलते नोट कर देते हैं किससे, W से। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला मेथड विच इज समेशन ऑफ P1 इंटू W अपॉन समेशन P0 इंटू W इंटू 100। अब ये वेट कैसे कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, या फिर क्या क्या अलग अलग वेट्स इसमें हमारे पास इंक्लूड कर जा सकते हैं, उसके बेसिस पर
हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं बेटा कि वो क्या क्या होते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारे पास वेटेड के अंदर ही, सॉरी क्वेश्चन आ गया, लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर लाइस्पियर, जो लेस्पियर भाई साहब है उन्होंने दिया था, इसलिए उनके नाम पर इंडेक्स नंबर बना। अब इस इंडेक्स नंबर में क्या किया जाता है कि जो क्वांटिटीज होती हैं हमारी बेस ईयर की, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर आर टेकन एज वेट, आर टेकन एज वेट्स। ठीक है, जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उनको क्या लिया जाता है, वेट्स लिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन P1 इंटू, यहां पर हमारे पास वेट मल्टीप्लाई होता रहा, अब वेट हमने क्या बोला है कि जो बेस ईयर है उसकी क्वांटिटी होगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं Q नॉट से, अपॉन समेशन P नॉट इंटू Q नॉट इंटू 100। ठीक है, यहां पर Q नॉट क्या है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है, क्वांटिटीज आ जाएगा ये, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। तो ये बन गया हमारे पास क्या, हमारा एक नेक्स्ट इंडेक्स नंबर जिसका नाम रहता है लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, नाम याद रखना है बच्चों सबने, लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। इसके बाद जो बेटा हमारा नेक्स्ट इंडेक्स नंबर रहता है, दैट इज, इसी में कर लेते हैं, सॉरी बी तो हो गया, सी, दैट इज पाशीज। इसका नाम क्या रहता है बेटा, पाशीज इंडेक्स नंबर। तो स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप लोग, इसका नाम क्या रहता है, हमें डबल ए नहीं आता, ये शायद पाशीज में ई डबल आता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये आएगा पाशीज इंडेक्स नंबर। एक बार स्पेलिंग प्लीज एक बार चेक कर लेना आप, इट इज पाशीज इंडेक्स नंबर, मेरे ख्याल में डबल ए ही आता है, इट इज पाशीज, यस। तो पाशीज इंडेक्स नंबर रहता है हमारे पास। इसमें क्या चेंज आता है बेटा हमारे पास कि जो क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, किसकी, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर, उसको आप वेट लेते हो, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर आर टेकन एज वेट्स। ठीक है, तो ये समेशन P1 इंटू क्यू बेटा ये इसका समेशन है। ठीक है, जैसे अगर मैं उसको टेबल से समझाऊं तो जैसे वही आइटम ए है हमारे पास, फिर आइटम बी है, फिर आइटम सी है ना। तो पहले तो सिर्फ हमारे पास प्राइसेस होते रहे पी नॉट, इस तरह से दे रखे होते रहे, अब हमारे को क्यू नॉट यानी क्वांटिटीज भी दे रखी होंगी इसकी, फिर P1 होगा, फिर करंट ईयर की क्वांटिटी भी दे रखी होंगी। बट हमारे को क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो एक कॉलम बनेगा हमारे पास P नॉट क्यू नॉट का, और एक कॉलम बनेगा P1 क्यू नॉट का, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में P1 क्यू नॉट और P नॉट क्यू नॉट है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो Q1 का यहां पर कोई रोल नहीं रहेगा, जो करंट ईयर की क्वांटिटीज है उनका कोई रोल यहां पर नहीं रहेगा। फिर सबका सम करके P नॉट क्यू नॉट का और P1 क्यू नॉट का आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे। सेम अब यहां पर क्या होगा कि जो करंट ईयर की क्वांटिटीज है उनको आप वेट्स कंसीडर करोगे, तो यानी ये बन जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P नॉट इंटू Q1 इंटू 100। ठीक है, तो जो पहले हम लोग Q नोट को मल्टीप्लाई कर रहे थे न्यूमीटर में भी डिनोमीटर में भी, मतलब P नोट के साथ भी और P1 के साथ भी, अब सेम काम Q नोट की जगह करा जाएगा Q1 के साथ। तो यानी जो कॉलम बनेगा वो एक P1 Q1 का बनेगा और एक हमारे पास P नोट Q1 का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, पाशीज इंडेक्स नंबर। अब इसके बाद जो इंडेक्स नंबर आता है हमारे पास, उसको बोला जाता है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब आइडियल इंडेक्स नंबर फिशर का क्या होता है कि इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, it is geometric mean of Laspier's and Paaschi's index number.
ये क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लैस्पियर का और पाशीज का। ठीक है, हमें पता है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए बी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ ए बी, है ना। तो हमारे पास जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है, ठीक है, उससे जो P01 है वो क्या आता है, अंडर रूट ऑफ लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर, जो कि क्या होता है हमारे पास, समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, और इंटू में हमारे पास पाशीज, पाशीज क्या आ जाएगा, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर हमारे पास तो कुछ कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ समेशन P1 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P0 Q1, और 100 क्योंकि दो बार आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर ले आ सकते हैं, तो इंटू 100 आ जाएगा। तो ये आ जाता है बेटा हमारे पास फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, विच इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पियर्स एंड पाशीज इंडेक्स नंबर। क्लियर, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आता है हमारे पास, दैट इज मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, मार्शल्स एजवर्थ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा हमारे पास कि जो आपके पास एवरेज, या फिर आप बोल सकते हो मीन ऑफ किसका, Q0 एंड Q1, मतलब क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर आर टेकन एज वेट्स। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा समेशन P1, और वेट क्या होगा बेटा हमारे पास, वेट होगा Q0 प्लस Q1 बाई 2 अपॉन में समेशन P0, वेट क्या होगा, Q0 प्लस Q1 बाई 2 इंटू में 100। 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज सब में आएगा हमारे पास, न्यूमीटर में भी डिनोमीटर में। तो जो फाइनली मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर हमारे पास आता है दैट इज समेशन ऑफ P1 इंटू में Q0 प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू में Q0 प्लस Q1 इंटू 100। तो ये होता है बेटा हमारे पास मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, जहां पर जो वेट्स होते हैं वो क्या होता है, एवरेज ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर क्वांटिटीज। ठीक है, ये तो बेटा सारे अभी हमारे पास टाइप हो गए थे किसके, ये हमारे पास सारे टाइप्स थे वेटेड एग्रीगेटिव के। तो ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, जैसे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव था, ऐसे ही वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है हमारे पास, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जैसे बेटा हमने अनवेटेड में पढ़ते ना कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव वाला और एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सेम यहां पर ये है कि वेटेड एग्रीगेटिव वाला हमने पढ़ लिया, और अब है हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो जैसे बेटा वो चला था हमारे पास, सेम यही रहेगा, इट इज समेशन ऑफ P1 बाय P0, बट अब साथ में क्योंकि वेट मल्टीप्लाई होंगे, समेशन ऑफ हमारे पास यहां पर आ जाएगा P1 बाय P0 इंटू W डिवाइडेड बाई, वहां पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होती थी तो यहाँ पर उसकी जगह पर आ जाएगा समेशन ऑफ W, यानी कि क्वांटिटीज का जो टोटल है वो, तो हमारे पास समेशन ऑफ W आ जाएगा इंटू 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कॉमन आपके पास फॉर्मूला होता है IW अपॉन में समेशन ऑफ W इंटू 100। ठीक है, और I क्या होता है हमारे पास, I हो गया हमारे पास, आप नाम से पता लगा सकते हैं उस कंपेयर करके कि ये समेशन P1 बाय P0 होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास हो गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये सारे अलग अलग हमारे पास मेथड है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये फिर आप बोल सकते हैं कि सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इंडेक्स नंबर है। एक बार फटाफट उनको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले था हमारे पास अनवेटेड वाला,
इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर पहले हमने पढ़ा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड विच इज P01 इक्वल टू समेशन P1 बाय P0 इंटू 100। P01 का मतलब होगा इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। समेशन P1 मतलब सम ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। समेशन P0 मतलब सम ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। फिर सिंपल एवरेज मेथड ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, तो इसमें हमारे पास है समेशन ऑफ P1 बाय P0 इंटू 100 ओवर n। ठीक है, समेशन ऑफ P1 बाय P0 का मतलब अब आप हर एक आइटम के लिए प्राइसेस को डिवाइड करोगे करंट ईयर अपॉन बेस ईयर को, और फिर डिवाइड कर दोगे उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम से। फिर हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर आए जिसमें कुछ वेट असाइन किया जाता है। तो जो सबसे सिंपल वेटेड एग्रीगेटेड मेथड है उसका, उसमें हमारे पास कोई भी वेट एसोसिएट हो जाएगा। अब यही वेट अगर हमारे पास बेस ईयर की क्वांटिटी होती है तो उसको लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर बोलते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी होती है तो उसको पाशीज इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और अगर इन्हीं दोनों का ही ज्योमेट्रिक मीन निकाल के जो इंडेक्स नंबर क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और अगर हमारे पास वेट जो है वो एवरेज ली जाए करंट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटी को तो उसको हम लोग मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर बोलते हैं। फिर वेटेड एवरेज और प्राइस रेटेड मेथड में हम लोग करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से हम डिवाइड करते हैं आइटम वाइज और इनटू मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेट से। ठीक है, और फिर इनटू 100 तो हमारे को करना ही करना है यहाँ पर। ठीक है, तो या फिर आप सबके कॉमन लेके भी कर सकते हैं या फिर हर एक आइटम के साथ इनटू 100 भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। क्लियर एवरीवन? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आते बेटा हमारे पास कि इसमें जो टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट एडिक्वेसी फॉर इंडेक्स नंबर या फिर ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास टोटल 4 टेस्ट होते हैं जिसमें से एक होता है हमारे पास यूनिट टेस्ट, एक होता है हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और एक होता है हमारे पास सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके पास टेस्ट होते हैं जिसमें से सिर्फ फर्स्ट 2 ही हमारे पास कोर्स में है। फर्स्ट वाला भी इतना डिटेल में नहीं है जितना सेकंड वाला है हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट क्या कहता है आपके पास कि आपके पास अगर जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इन विच प्राइजेस एंड क्वांटिटीज आर measured, prices and quantities are measured या फिर expressed। तो इसके लिए आप सिर्फ याद रख सकते हो कि all except simple aggregative method। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि all except simple aggregative method क्या होता है, सेटिस्फाई करते हैं इस टेस्ट को, सेटिस्फाई दिस टेस्ट। ठीक है, क्लास 12 के सिलेबस में 2 ही टेस्ट हैं जिसमें से एक है हमारे पास यूनिट टेस्ट और दूसरा क्या है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप P01 जो कि इंडेक्स नंबर है किसका, करंट ईयर का विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, अगर आप इसमें चेंज कर देते हैं टाइम को तो मतलब अब आप निकाल रहे हो P10 इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो अगर इक्वल टू 1 आ गया तो ये हमारे पास क्या होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये ऐसा काम सिर्फ ओनली फिशर्स इंडेक्स नंबर ही करता है एंड सिंपल एग्रीगेटिव भी करता है। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको, सेटिस्फाइड। तो टाइम रिवर्सल को कौन करता है, जो अगर वेटेड की बात करी जाए तो वेटेड में सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर करता है, बट अगर अनवेटेड की बात की जाए तो सिंपल एग्रीगेटिव वाला भी इसमें क्या करता है हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। तो बेटा इंडेक्स नंबर में सिर्फ इतना ही है। अब हमारे को इसके क्वेश्चंस देखने की कैसे आएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग टाइम सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंडेक्स नंबर्स आर यूज फॉर। अब हमें पता है कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो हमारे प्रेडिक्शंस के लिए यूज होते हैं, तो इट इज यूज फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है, ना फिक्स प्राइसेस के लिए, ना डिफरेंट प्राइसेस के लिए, ना कांस्टेंट प्राइसेस के लिए। ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो जिससे हम लोग क्या कर सकें अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सके, दैट मीन्स फोरकास्ट कर सके कि आगे ऐसी सिचुएशन आने वाली है। नेक्स्ट है कि विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। तो हमारे को पता है कि जो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, नाम ही क्या है उसका, फिशर्स
आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है, बिकॉज नाम ही क्या है बेटा, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो वही हमारा इंडेक्स नंबर क्या कहलाता है, आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारे को याद है कि P01 इंटू P10 किसके इक्वल आना चाहिए, 1। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप बेस ईयर और करंट ईयर को आपस में रिवर्स कर रहे हैं तो जो आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल इंडेक्स नंबर, वो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे को पता है कि जो फिशर इंडेक्स नंबर होता है वही हमारे पास सिर्फ क्या करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करता है। अगर आपको देखना है कैसे, तो देखो कि भाई P01 हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन P1 Q नॉट अपॉन में समेशन P नॉट Q नॉट, फिर इंटू ये आएगा हमारे पास समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समेशन ऑफ P नॉट Q1, फिर P10। ठीक है, हम लोग वो परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस करें। ठीक है, जब हम लोग इस पे टाइम रिवर्सल टेस्ट करते हैं सिर्फ हम लोग इस अंडर रूट वाली टर्म्स को लिखते हैं। तो यह आ जाएगा समेशन P नॉट Q नॉट, अब जहां जहां पर 1 है वहां पर 0 आ जाएगा, जहां पर 0 है वहां पर 1 आ जाएगा। समेशन P1, यहां पे उल्टा हो जाएगा, जहां जहां पे 1 है वहां पर 0, जहां पर 0 है वहां पर 1। P0 Q1 अपॉन में समेशन P1 Q1 इंटू समेशन P नॉट Q नॉट अपॉन समेशन P1 Q नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि हमारे पास जो दोनों हमारे अंडर रूट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये दोनों सिंगल रूट के अंदर आ जाएंगे। पहले मैं अगर इसको लिखूंगा तो ये आएगा समेशन P1 Q नॉट अपॉन समेशन P नॉट Q नॉट इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन में समेशन P नॉट Q1। फिर मैं दूसरे वाले को लिखूंगा तो वो आएगा हमारे पास समेशन P नॉट Q1 अपॉन समेशन P1 Q1 इंटू समेशन P नॉट Q नॉट अपॉन समेशन P1 Q नॉट। अब आप देख सकते हो, देखो समेशन P1 Q नॉट से समेशन P1 Q नॉट कैंसिल आउट, P1 Q1 से P1 Q1, P नॉट Q1 से P नॉट Q1 और P नॉट Q नॉट से P नॉट, तो इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर ही हमारे पास क्या करता है, वेटेड के अंदर टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करता है और अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेटिव। ठीक है, क्या लगे, प्राइस रिलेटिव ऑफ कोल इज 125 इन 2011 एज कंपेयर टू 2010। तो मतलब ये हमारे पास करंट ईयर हो गया, ये हमारे पास बेस ईयर हो गया। ठीक है ना, तो यानी जो P1 बाय P नॉट है वो हमारे को दे रखा है 125। ठीक है, उसके लिए और बेस ईयर के लिए तो हमें पता है हमेशा 100 होता है। इफ द कॉल कॉस्ट ₹8 पर केजी इन 2010, तो यानी जो प्राइस है हमारे पास इन बेस ईयर वो है 8, तो देन द कॉस्ट इन 2011, यानी कि हमारे को प्राइस इन करंट ईयर बतानी है, यानी कि P1 बतानी है। अब ये है हमारे पास बेटा 125 तो 25 5 जा 25 4 जा, तो ये आ गया 5/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो P1 कितना आ गया हमारे पास 10 पर केजी। ठीक है, बिकॉज पर केजी के हिसाब से दे रखा है आपको। तो इस तरह से बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, इस तरह से आप लोग क्या बोलते हैं कि एनालाइज कर सकते हो किसका, प्राइसेस का। ठीक है, जो आपके पास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो आंसर आ गया हमारे पास सी। कह रहा कि इन लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर वेट इज कंसीडर एज, तो हमें पता है कि लेस्पियर में जो वेट होते हैं वो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है, और जो हमारे पास पाशीज में बेस वेट्स होते हैं वो हमारे पास करंट ईयर की क्वांटिटी होती है। तो क्वांटिटी इन बेस ईयर जिसको हम लोग Q नोट से डिनोट करते हैं वो हमारे पास होता है लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर के अंदर वेट्स। फिर इफ लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 160 एंड पाशीज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू में 90, तो L है हमारे पास 160, P है हमारे पास 90, देन द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो हमारे को पता है कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशीज इंडेक्स नंबर। तो बेटा वैल्यूज हमारे को पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, ये आ गया 160 इंटू 90। 160 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, सॉरी 16 इंटू 10, और 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10। तो 16 का अंडर रूट 4 आ गया,
दो 10 से हमारे पास एक 10 बाहर आ गया और 9 का √3 आ गया, तो यानी ये आया हमारे पास 120। तो फिशर इंडेक्स नंबर कितना है हमारे पास 120। तो ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, थोड़े थ्योरेटिकल और सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। करेक्ट, इन पाशीज इंडेक्स नंबर वेट इज कंसीडर एज, तो पाशीज के अंदर क्या होते हैं हमारे पास क्वांटिटी इन करंट ईयर, यानी कि Q1 हमारे पास वेट होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना है तीनों का, लास्ट ईयर्स में जो बेस ईयर की क्वांटिटीज होती है वो हमारे पास वेट होते हैं, पाशीज में जो करंट ईयर की क्वांटिटीज होती है वो वेट्स होते हैं हमारे पास, और जो मार्शल एजवर्थ है उसमें जो एवरेज होता है हमारे पास बेस ईयर और करंट ईयर का, यानी कि Q0 + Q1। ठीक है, क्योंकि अपॉन 2 तो कैंसिल आउट हो जाता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास वेट रहते हैं। लो क्वेश्चन ये आ गया कि इन मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर वेट इज टेकन एज, तो इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है कि जो मार्शल एजवर्थ से हमारे पास इंडेक्स नंबर आता है वो क्या आता है, समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 + Q1/2 अपॉन में समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 प्लस में Q1/2 इंटू 100। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता था, बट ये होता क्या था, यही तो हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक मीन था किसका, करंट ईयर की क्वांटिटी का प्लस बेस ईयर की क्वांटिटी का। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है कि प्राइस रिलेटिव ऑफ शुगर इन इज 110 इन 2002 कंपेयर टू 2001, तो मतलब ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारे पास बेस ईयर है। तो सिंपली इस बार भी आपको P1/P0 दे रखा है, कितना, P1 का प्राइस है 110 और P0 का बेस ईयर का हमेशा हम लोग 100 लेके चलते हैं। इफ शुगर कॉस्ट रुपीज 16.5/0 kg इन 2002, तो इस बार उल्टा क्वेश्चन है कि इस बार आपके पास करंट ईयर का प्राइस दे रखा है 16.50 और आपको बेस ईयर में बताना है कि प्राइस क्या था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 11/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16.50 इंटू 10 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ P0। तो उसको डेसिमल हटाया हमने, ये 100 आ गया, एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, तो यानी कि 165 अपॉन में 11 हमारे पास आ गया P0। तो ये आ गया 11 1 सा 11, 5 बचा, 11 5 सा 5, तो हमारे पास P0 कितना आ रहा है 15/kg। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्या, वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स इन विच द वेट फॉर ईच आइटम इज कंसीडर्ड इट्स बेस ईयर क्वांटिटी, तो यानी ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें वेट्स क्या होते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी होते हैं, तो हमें अच्छे से पता है उसका नाम होता है लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, बार बार देखो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास बेटा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो हम इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा वो है टाइम सीरीज का। ठीक है, टाइम सीरीज वाला टॉपिक आपने ऑलरेडी बेटा पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है अपने सीबीएसई एग्जाम के लिए भी। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का एक सिंगल टॉपिक आता था हमारे पास, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते थे कि ये 5 मार्क्स तो हमारे पास कंफर्म होने ही चाहिए, और इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करनी भी नहीं थी। दो ही आपके पास टॉपिक मेन होते थे, एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का और एक मूविंग एवरेज मेथड जो होता था हमारे पास। बट अब सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमको नहीं पढ़ने, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है इस चैप्टर की हमारे को। तो सबसे पहले हम बात करें अगर टाइम सीरीज की, तो इट इज द ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी मेजर ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी डाटा को मेजर कर रहे हो तो उसको बोला जाता है टाइम सीरीज। फिर टाइम्स अब ये यूज कहां पर होती है, स्टैटिस्टिक्स में, पैटर्न रिकॉग्निशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में, एस्ट्रोनॉमी में, एक्सेट्रा में। बिकॉज अगर आप सबसे एक कॉमन एग्जांपल देखो एस्ट्रोनॉमी का, तो एस्ट्रोनॉमी भी तो बेटा आपके पास रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा प्लैनेट की पोजीशन किस टाइम पर क्या है। ठीक है, सन कहां पर है किस टाइम पर, मून कहां पर है किस टाइम पर, उसके बेसिस पर एस्ट्रोलॉजी की जाती है। ठीक है, वही उसी बेसिस पर एस्ट्रोनॉमी की जाती है। एंड अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में भी है कि किस टाइम पर क्या कंडीशन थी जो अर्थक्वेक आया, उसके बाद फिर वो रिपीट कब हुआ। ठीक है, अर्थक्वेक की जो वेव थी वो किस पैटर्न में मूव कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारी चीजें बेटा हमारे पास क्या रहती हैं, टाइम सीरीज के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। वेदर फोरकास्टिंग को भी आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि आप जो प्रेडिक्शन हम बोलते हैं कि भाई आज इतने % चांस है कि रेन होगी, तो वो जो आपने जो परसेंटेज बताई है वो इस टाइम सीरीज के फैक्टर्स के थ्रू, टाइम सीरीज के पैरामीटर के थ्रू ही कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो टाइम सीरीज का एक अपना अलग रोल है हमारे पास इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन कंपोनेंट, आप सबको पता है कि 4 कंपोनेंट होते हैं जिनके ऊपर टाइम सीरीज डिपेंड करते हैं, जिनको हम लोग ट्रेंड्स भी बोलते हैं। एक होता है सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेंड, या फिर जिसको हम लोग सिंपली ट्रेंड भी बोलते हैं।
ठीक है, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। फिर साइक्लिकल कंपोनेंट होता है। साइक्लिकल कंपोनेंट में का मतलब क्या हुआ कि जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। ठीक है, साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। फिर सीजनल कंपोनेंट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, जो सीजन टू सीजन वेरी करता है। जैसे दिवाली का सीजन आ गया तो आपके पास जो पटाखों की सेल है, ठीक है, जो जो लाइट्स की सेल है, जो आपके पास दियास वगैरह इनकी सेल है, वो बढ़ जाएगी। ऐसी राखी का सीजन आएगा तो राखी की सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के आसपास आता है तो पतंगों की सेल बढ़ जाती है, काइट्स की सेल बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर दिवाली के सीजन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अलग से क्या देखा जाता है, इंक्रीज देखा जाता है परचेस का, कि वो लोग उस टाइम पर क्या करते हैं कि ऑस्पिशियस कंसीडर करते हैं लोग कि भाई सॉरी, कि भाई इस टाइम पर जो गाड़ी खरीदना रहेगा या फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर रहेगा वो अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए भी। सॉरी, ऐसे ही इरेगुलर कंपोनेंट जिसको हम लोग आई से नोट करते हैं। कभी किसी आपके पास इंडस्ट्री में स्ट्राइक होगी, कहीं पर फ्लड आ गई, ठीक है, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, सारा काम रुक गया। तो ऐसे कंपोनेंट को बोला जाता है बेटा इरेगुलर कंपोनेंट। क्या बोला जाता है, इरेगुलर कंपोनेंट। फिर दो मॉडल होते हैं, एक होता है हमारे पास एडिटिव मॉडल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो एडिटिव मॉडल के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां पर जो कंपोनेंट्स को भी हमने सिंबल दिए थे, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बहुत डिटेल में, कि जो ओरिजिनल वैल्यू है ओ वो इक्वल होती है टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई के, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में इक्वल होती है टी इंटू सी इंटू एस इंटू आई के। तो ये बेटा हमारे पास टाइम सीरीज था। देन जो हमारे पास ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, वो आप दो तरीकों से करते हो, बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज या फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, और हमारे को बस दोनों चीजों के लिए ये याद रखना है कि ये दोनों मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ट्रेंड क्या हो, लीनियर हो। ठीक है, जब हमारे पास ट्रेंड क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास याद रखना कि दोनों मेथड हम लोग लीनियर ट्रेंड के लिए करते हैं। लीनियर ट्रेंड के लिए ही क्यों करते हैं, बिकॉज दोनों मेथड में बेटा हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, और लाइन का मतलब ही क्या रहता है, लीनियर। ठीक है, तो आप वहां से भी उसको क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, या फिर आप क्रॉस वेरीफाई करके याद रख सकते हो कि हम लोग ग्राफ में लाइंस ड्रॉ करते थे, तो लाइन का मतलब कि जो ट्रेंड रहेगा वो हमेशा लीनियर रहेगा। अब मूविंग एवरेज मेथड अगर आपको पता है कैसे करते हैं, कि हम लोग अगर इवन के लिए है तो क्या करना है, ऑड के लिए है तो क्या करना है। ठीक है, हालांकि इससे बड़े क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है, बट आप लोगों ने फिर भी पढ़ा हुआ है इसको, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग इसके जरूर इसमें देख लेंगे। मेथड ऑफ डी स्क्वायर में हमारे को दो बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले कि हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंस होता है, सम ऑफ डेविएशंस होता है, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर सिर्फ सम ऑफ डेविएशंस ऑफ रेजिडुअल्स की बात करें तो वो हमेशा जीरो आएगा। इसका क्या मतलब है, सपोज करो कि हमारे पास कोई डाटा है, सपोज करो कि जैसे सपोज करो क्लास में बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हैं, भाई 20 नंबर का टेस्ट है, उसमें से जो टेस्ट के मार्क्स है कुछ इस तरह से 15, 16, 8, 7, 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 ही हो गए। अब हमारे पास हुआ क्या कि जो एवरेज निकाली गई उसकी, उसके लिए पहले आप सम करोगे, फिर सम करके जो आपके पास एवरेज आएगी उसको आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस करोगे, फिर अगर आप उन सब का टोटल करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो सम ऑफ डेविएशन जो आएगा हमेशा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। बट अगर हम बात करें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जो डेविएशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका मिनिमम आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, मिनिमम। ये दो बातें बेटा याद रखनी होती है जो आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में बहुत बार पूछी जाती है, सीबीएसई में भी पूछी गई थी, सीयूटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस के अंदर चाहे कोई सा मेथड हो, ठीक है, सॉरी, फॉर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, जो हमारे पास सम ऑफ डेविएशंस ऑफ रेजिडुअल्स होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ रेजिडुअल्स वो हमेशा हमारे पास मिनिमम होता है। ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी है। फिर अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोला है कि फॉर द गिवन 5 वैल्यूज, तो अगर आपके पास ये 5 वैल्यूज गिवन है, द 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो आपसे 3 ईयर मूविंग एवरेज बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के पेयर में इसके एवरेज निकालेंगे। तो पहली मूविंग एवरेज क्या आएगी हमारे पास, जो देखो आपको अगर तरीका याद है तो हम लोग इस तरह से लिखते थे, पहले आप तीनों की एवरेज निकालेंगे और सेकंड वाले के सामने लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 और 8 17, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 57। फिर उसको आप डिवाइड करोगे 3 से, तो ये आ गया हमारे पास 19।
तो यानी जो फर्स्ट मूविंग एवरेज आई है हमारे पास वही है 19। तो जी सबकी फर्स्ट जो मूविंग एवरेज है वो 19 है, तो डेट मीन्स अभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट 3 लेंगे हम लोग, और उनके बीच वाला जो है उसमें हम लोग सम लिखेंगे। तो 8 4 12 और 3 15, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, ये आ गया 75। डिवाइड बाय 3 करा हमने तो कितना आया 25। तो सेकंड ईयर हमारे पास मूविंग एवरेज आ रही है जो है 25, जो सेकंड मूविंग एवरेज आई है। तो 25 है, तो मतलब ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये दोनों बच गए। तो थर्ड वाली हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, उसका सम हम इसके सामने लिखेंगे। 8 और 3 11 और 2 23, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, नहीं 4 और 3 7, मैंने कुछ गड़बड़ करी है। हाँ, हमें इन तीनों का सम करना है। 3 2 5, हाँ 5 8 और 8 13, हाँ 1 कैरी आ गया, सॉरी, 1 और 1 2, 3 2 5 और 4 9, डिवाइड बाय 3 करा तो यह आया 31। तो ये वाली ऑप्शन एक्सेप्ट होगी, ये वाली रिजेक्ट होगी। तो इस तरह से बेटा करते, 4 वाला आता तो आपको पता है कि आप 4 4 घर का पेयर लेते हो, फिर उन दोनों और लिखते कहां पर हो आप लोग, जो हमारे पास सेकंड और थर्ड है उसके बीच में, ठीक है ना। वो इवन के लिए एक अलग से मेथड चलता है हमारे पास। फिर कह रहा है कि द राइज इन प्राइस बिफोर दिवाली, भाई अब दिवाली से पहले क्या हो गया, एकदम से प्राइस बढ़ गए, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो हमारे पास दिवाली के टाइम पे दिया की सेल, पटाखों की सेल, या फिर जो लाइट्स वगैरह होती है उनकी सेल एकदम से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि दिवाली का सीजन आ गया है, ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि दिवाली की साइकिल आ रही है, क्योंकि दिवाली रिपीट तो हर साल होती है बट सेम टाइम पर रिपीट नहीं होती, तो इसलिए उसको हम साइक्लिकल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास क्या है, एक सीजनल ट्रेंड है। The line of best fit is a line from which the sum of deviation of various point is। तो आ गया बेटा sum of deviation, तो sum of deviation आपको बताया क्या होना चाहिए, हमेशा 0। ये अगर क्वेश्चन होता sum of squares of deviation तो हमारा आंसर मिनिमम हो जाता। तो एक ही ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि सम ऑफ डेविएशन की बात करी गई है या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन की बात करी गई है। देन irregular variation in a time series are caused by, भाई इरेगुलर मतलब जो प्लान्ड नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रही है, जो कभी भी अचानक से हो सकती है। दैट इज लॉकआउट्स एंड स्ट्राइक, यस कभी भी अचानक से हो सकता है। एपिडेमिक्स, सबको पता है कोरोना वायरस जैसा जो कोरोना पेंडेमिक था वो भी क्या है, एक एपिडेमिक ही है हमारे पास, जो कभी भी बिना कुछ प्री क्या बोलते हैं कि वार्निंग के कभी भी हो सकता है। देन सेम फॉर फ्लड्स, तो यानी हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। वैसे भी अगर 2 पढ़ लिए तो ऑल ऑफ दीज ही आना है हमारे पास, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है हमारे को। करेक्ट, 6 years आर डिनोटेड बाय ए बी सी डी ई एफ एंड देन 3 year मूविंग एवरेज दोबारा आपसे पूछ लिया है, तो उसको कैसे कंप्यूट करेंगे। तो हमारे को पता है कि जो पहली होगी वो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगी, तो यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये रिजेक्ट हो गई इसमें क्योंकि ये a प्लस सी प्लस डी है। तो यानी पहली वाली तीनों के लिए सही है, तो एक ऑप्शन हमारे को वहां से रिजेक्ट होगी। फिर जो नेक्स्ट होगी वो होगी बी प्लस सी प्लस डी बाई 3, तो ये ठीक है, ये रिजेक्ट हो गई, ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट है, ये भी ठीक है। तो अब यानी कि 2 ऑप्शन हमारी रिजेक्ट हो चुकी है, अब ये फर्स्ट और लास्ट बची। फिर जो नेक्स्ट होगी वो क्या होगी हमारे पास, सी प्लस डी प्लस ई, सी प्लस डी प्लस ई, तो यानी यहाँ पर ये रिजेक्ट होगी। तो यानी हमारे पास ये क्लियर है कि पहले ए प्लस बी प्लस सी चला, फिर बी प्लस सी प्लस डी, फिर सी प्लस डी प्लस ई एंड फिर डी प्लस ई प्लस एफ। तो अगर हमारे पास पूरे पैटर्न में चल रहा है तो यही हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम स्किप कर सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन एंड डिप्रेशन इन बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये सारे के सारे बेटा आपको याद रखना है, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन एंड डिप्रेशन ये किसके एग्जांपल है, हमारे पास साइक्लिकल ट्रेंड के हैं, ठीक है। कि आप मोस्टली बिजनेस में, जैसे मोस्टली तो नहीं बट यस बिजनेस का ही पार्ट है कि पहले प्रॉस्पेरिटी, पहले बिजनेस चलता है खूब, फिर थोड़ा सा बंदा होता है, रिसेशन आना शुरू होता है, और एकदम क्या होता है कि कई बार बिजनेस ठप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो यस ये एक साइक्लिकल ट्रेंड है जो फॉलो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप नोकिया का एग्जांपल समझ सकते हैं, नोकिया ने एकदम से क्या करा, पहले प्रॉस्पेक्ट करा, फिर जब हमारे पास स्मार्टफोन आने शुरू हुए तो उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, यानी रिसेशन आ गया, और आज के डेट में एक तरह से वो क्या है, डिप्रेशन में ही है कि उन्होंने उठने की भी कोशिश करी बाय चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, बट यस वो वाली उनकी सिचुएशन नहीं है, तो उसको बोला जाएगा कि वो डिप्रेशन में है। तो ये एक साइक्लिकल ट्रेंड है हमारे पास। कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज दैट आई हैव, तो हमारे को पता है कि 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेंड, फिर हमारे पास एल से लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है हमारे पास, आई से इरेगुलर ट्रेंड होता है,
देन सी से साइक्लिकल ट्रेंड होता है, एंड एस से सीजनल ट्रेंड होता है। तो ये 4 हमारे पास कंपोनेंट होते हैं ट्रेंड के, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, जो ग्राफ बनता है टाइम सीरीज का वो क्या होगा, हिस्टोग्राम होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हिस्टोरीग्राम होगा या ओजाइव होगा। तो हमारे को पता है कि हमारे पास ट्रेंड जो मेजर किया जाता है वो लीनियर ट्रेंड के लिए मेजर किया जाता है, तो इसलिए हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा ग्राफ। मूविंग एवरेज मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। अब इसको हम लोग कब यूज करते हैं, तो जब हमारे पास ट्रेंड क्या होगा, लीनियर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, इसमें हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। चाहे वो मूविंग एवरेज मेथड हो, चाहे वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हो, दोनों आप तभी यूज करोगे जब आपका ट्रेंड क्या है, लीनियर है, जब उसको आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो। और ग्राफ पे मतलब हम लोग लाइन की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल मेथड फॉर मेजरिंग द ट्रेंड इज, तो मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है हमारे पास, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, मूविंग एवरेज से भी ज्यादा जो कॉमन मेथड है वो यूज कौन सा होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। The best fitted trend line is one for which the sum of squares of residuals or error, तो अब बेटा sum of squares आ गया, बहुत टाइम पहले ही हमने बात कर ली है कि उसमें मिनिमम होना चाहिए। अगर सिर्फ सम ऑफ रेसिडुअल्स है या सम ऑफ डेविएशंस है तो हमारे पास जो है वो 0 होना चाहिए, बट सम ऑफ अगर आपके पास स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स है तो हमारे पास वो मिनिमम होना चाहिए। एंड विद दिस हमारे पास जो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि बेटा इसमें ज्यादा वेरिएशन है नहीं। आपके पास इस टॉपिक से चांसेस हैं 1 या 2 क्वेश्चन आने के। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएंगे, बट यस 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, सारी थ्योरी अच्छी से रिवाइज करनी है इस चैप्टर की, और क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके कवर अप हो जाए। पर जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास इंडेक्स नंबर में, जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे हैं वो ही रहते हैं। ठीक है, जो थ्योरेटिकल चेक करते हैं आपका, जो लॉजिक चेक करते हैं, जो फॉर्मूला चेक करते हैं आपका। क्लियर बच्चा लोग? तो अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। अब वो चैप्टर भी आपके पास क्या है, सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सीयूईटी के अंदर है। आपने उसको क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन, यानी कि जो जैसे टेस्टिंग वगैरह होती थी हमारी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीबीएसई में पढ़ा हुआ था, बट वहां पर अब ये हमारे पास सीयूटी के लिए थ्योरेटिकल पार्ट ही सिर्फ आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास हमको यहीं पर एंड करते हैं, और अच्छे से आप लोग बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आपने छोड़ के नहीं जाना है। तो ये स्कोरिंग पोर्शन है, इसमें आपने कोई भी गलती नहीं करनी है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।